हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम काफ़ी सारी फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? सबसे पहले मतलब पढ़ते हैं। जो कोऑपरेटिव वर्ड है किस वर्ड से बना है? कोऑपरेशन से, जो कि एक लैटिन वर्ड है को ऑपेरेरी, जिसका मतलब क्या है? वर्क टुगेदर। अब इसको हम दो डिवाइडेड में करते हैं। को का मतलब क्या होता है? विद, एंड ऑपरेरी का मतलब क्या होता है? टू वर्क। सो कॉपरेशन का मीनिंग क्या बना? वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करना, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए, सोसाइटी के लिए। तो जो सोसाइटी इकोनॉमिक के लिए काम करती है, जिनका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इनका मोटिव है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है। क्या है इसका मोटिव? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कौन सा एक्ट है इसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कुछ एग्जांपल्स हैं: कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100। सो एक मीनिंग क्लियर हो गया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फर्स्ट है वॉलेंट्री मेंबरशिप। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है अगर उसकी इच्छा है तो, और वो मेंबरशिप छोड़ भी सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद कि हाँ अब हम मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। सो ये कि इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ इसी रिलीजन का, इसी कास्ट का पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बनना चाहता है, जो भी सोसाइटी का वेलफेयर करने में हाथ बढ़ाना चाहता है, तो वो इसका मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ही नहीं बन जाती, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। कौन से एक्ट में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में इसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो लिमिटेड है। किस हद तक? उनके शेयर और जो उन्होंने गारंटी दी है बस उसी तक उनकी लाइबिलिटी सीमित रहेगी, जितना उनका शेयर है या जितनी उन्होंने गारंटी दी है। नेक्स्ट है कंट्रोल। कौन कंट्रोल करता है इनको? मेंबर्स ही कंट्रोल करते हैं। और एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि इलेक्ट करती है। किस बेसिस पे? वोटिंग के बेसिस पे, और एक जनरल मीटिंग बिठाई जाती है। सो इसमें कोई भी ऑटोक्रेटिक मैनर में बिहेव नहीं कर सकता, और अगर उसको मेंबर बनना है तो उसको शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। द मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू दी मेंबर्स। जितने इसके मेंबर्स जुड़ेंगे उनको इन्होंने एक हेल्प प्रोवाइड करानी है। सो इनका मेन मोटिव ही यही है कि सोसाइटीज़ के पीपल को हेल्प कराई जाए, अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड की जाए। सिक्स्थ है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। ये वोटिंग की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, प्लीज़ इसे देख लेना आप। वोटिंग VOTING, वोटिंग राइट्स। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर फॉर्म है? 1 पर्सन 1 वोट। इधर ये अप्लाई किया जाता है। एवरी मेंबर कैन एक्सरसाइज द राइट टू कास्ट हिज वोट। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, दैट इट्स प्रॉफिट और सरप्लस इज़ यूटिलाइज्ड इन दिस वे। कुछ इस तरह से इसका जो प्रॉफिट जो भी अर्न होएगा तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? 1/4 सरप्लस ट्रांसफ़र होगा जनरल रिजर्व में। ये लॉ के अकॉर्डिंग ही फाइनल कर रखा है। जो डिविडेंड है is given on the capital at a definite rate which should not exceed 10%। जो डिविडेंड है वो कैपिटल पे दिया जाएगा, जो कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और कुछ पार्ट जो सरप्लस का बच जाता है उसको सोसाइटी के लिए रखा जाता है, पर वो भी 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर उसके बाद भी सरप्लस बचता है तो वो मेंबर्स में बोनस के वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। ये मोस्टली कैश में ही ट्रेड करते हैं। इनके पास स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है, पर ये किसी को भी क्रेडिट में नहीं सेल करते, थिंग्स चीज़ों को क्रेडिट में सेल नहीं करते। गवर्नमेंट कंट्रोल, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं, पर फिर भी इधर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है कि गवर्नमेंट इनके टाइम टू टाइम अकाउंट्स चेक करती है। हो गए क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, उनके अपनी अलग सोसाइटीज़ हैं। हर एक स्टेट का अपना एक रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, और जिसके पास एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है उस रजिस्ट्रार को। और उस एप्लीकेशन में क्या मेंशन होता है, नेम ऑफ द प्रपोज्ड सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव क्या है सोसाइटी के, डिटेल्स किसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, क्या क्या राइट्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेंबर्स की, किस मेथड से किस तरह से कोई मेंबर बन सकता है, और एड्रेस और नेम मेंशन करते हैं कम से कम 10 मेंबर्स के, और क्या क्या रूल्स हैं इनके। अगर रजिस्ट्रार इनकी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होता है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर देता है। ये एक प्रोसेस है। और किसके अंडर आता है ये पूरी की पूरी, कौन से एक्ट में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। नेक्स्ट है ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कुछ मेंबर्स को ऑफिस बियरर मतलब एक पोस्ट दी जाती है ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक स्मूथ वे में रन कर सके। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं उधर, और ये सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट करे जाते हैं। 2 साल बाद फिर इनको चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 6 टाइप्स हैं, इनको बारी बारी पढ़ते हैं हम। इनको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है, देख सकते हैं आप आगे। इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, बेसिक फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और इनके क्रिएटर्स कौन है। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन है इसका क्रिएटर, कंज्यूमर्स। कौन होते हैं कंज्यूमर्स, कैसे कंज्यूमर्स, हु वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लॉयटेशंस। नेक्स्ट है क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, एलिमिनेट करना मिडलमैन को, कांस्टेंट सप्लाई रहे गुड्स की, अवेलेबल कराना हाई क्वालिटी गुड्स को एट रीजनेबल प्राइसेस पे। क्या है इनका फंक्शन, काफ़ी सारे जो गुड्स होते हैं उनको बल्क में ख़रीद लेते हैं ये प्रोड्यूसर और होलसेलर से, और फिर उसको अपने मेंबर्स को सेल कर देते हैं कुछ रीजनेबल प्राइसेस पे। क्या है फीचर्स, नॉन मेंबर्स भी गुड्स खरीद सकते हैं इनसे, पर पहले मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। स्पेशल डिस्काउंट भी दिए जाते हैं मेंबर्स को, और बोनस और शेयर भी दिया जाता है प्रॉफिट में इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका क्रिएटर कौन होगा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जिनको डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो किसमें, मटेरियल और या गुड्स को सेल करने में। क्या है ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन सेल ऑफ गुड्स। ये इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प कराते हैं मटेरियल प्रोवाइड कराने में और गुड्स को सेल करने में। क्या फंक्शंस है, असिस्टिंग मेंबर्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग, कि अपने मेंबर्स को असिस्ट करते हैं कि वो परचेज करें और उनको सेल करें गुड्स को। फीचर्स, रिलीव प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर बर्डन सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो प्रोड्यूसर्स को हैं ये उनका थोड़ा बर्डन कम कर देते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, बल्कि ये मटेरियल को सेल एंड परचेज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कौन है इनका क्रिएटर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिसंस। ये जो कौन से पर्सन इंक्लूड है इसमें, जिनको डिफ़िकल्टी होती है सेल करने में कुछ प्रोडक्ट्स को, और कुछ प्रॉफिट भी कमा सके ये कुछ ऐसे इन प्रोड्यूसर और आर्टिसंस इसमें इंक्लूड होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का, प्रोवाइड करते हैं रेगुलर मार्केटिंग अपने मेंबर्स को, रिलीव द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडल मैन।
क्या फंक्शंस हैं? कलेक्टिव गुड्स फ्रॉम मेंबर्स, ये अपने मेंबर से गुड्स लेते हैं फिर उनको सेल करते हैं एक रीजनेबल प्राइजेस में, और ध्यान रखते हैं कि कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो रही हो ट्रेड के दौरान। फीचर्स क्या है? इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग, अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग फॉर दी मेंबर्स, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कौन है इनके क्रिएटर? जनरल पर्सन्स जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? कम है। क्या ऑब्जेक्टिव है? फील फ्री फ्रॉम द क्लशेज ऑफ मनी लैंडर्स, जो साहूकार होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, उनसे बचाना। एनकरेज करना कि वो सेव कर सके अपने, मतलब अपने मेंबर्स को एनकरेज करना कि वो सेविंग्स पे ध्यान दे। क्या है फंक्शन? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फीचर्स क्या है? 3 सोर्स ऑफ फंड्स हैं, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट ऑफ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, और ये कई बार नॉन मेंबर्स को भी लोन प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। कौन है इनके क्रिएटर्स? स्मॉल फार्मर्स। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब स्मॉल फार्मर्स है, फार्मर्स किससे रिलेट करते हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ये इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या फंक्शन है? एनकरेज करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग को, मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, गुड क्वालिटी का सीड प्रोवाइड कराते हैं और फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है फीचर्स, गेटिंग मेंबर रिड ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द स्मॉल स्केल फार्मिंग। ये अपने मेंबर्स को इनकरेज करते हैं कि लार्ज स्केल में फार्मिंग कर सके, ये स्मॉल स्केल में ही ना करें, मतलब एक्सपैंड करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। इसके कौन क्रिएटर्स हैं? जनरल पर्सन्स जिनके पास रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, वो एक घर चाहते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है इनका? प्रोवाइड कराते हैं ये रेजिडेंशियल हाउसेस को और प्लॉट्स को अपने मेंबर्स को, जो भी इनके मेंबर्स बनते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं ये सारे चीज़ें। फंक्शन क्या है? परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, कंस्ट्रक्ट करना और हाउसेस को अलॉट करना। फिर अगर हाउसेस अलॉट नहीं कर पा रहे तो उनको प्लॉट्स अलॉट करवाना। क्या फीचर्स हैं? जनरली इस्टेब्लिश इन बिग सिटीज़ एंड गेट लैंड्स एट कंसेशनल रेट और ग्रांट लोन एट लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो सारे तो थे टाइप्स। अब आपने देखा होगा 6 टाइप्स हैं, 6 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या मेरिट्स हैं? इजी फॉर्मेशन, बहुत ईजिली फॉर्म हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि सिर्फ इनको 10 मेंबर्स चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कराने के लिए, और इसको रजिस्टर कराना भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लिमिटेड है, कहाँ तक? सिर्फ उनके शेयर्स तक, और जो गारंटी देंगे मेंबर्स उस हद तक लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। एक ही सेपरेट एंटिटी तो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इनके पास स्टेबल रहती है, ये किसी की मेंबर की डेथ से या बैंकरप्ट होने से इनको अफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट तो है ही, जब 1 मेंबर 1 वोट का इनका एक मेन प्रिंसिपल रहता है। कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगवा सकता, मतलब कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर की अटेंडेंस नहीं लगवा सकता जब मीटिंग हेल्ड होएगी। सो एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, प्रॉपर एक सिस्टम है। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफर करते हैं बिना रेम्यूनरेशन के, और इनको एडवर्टीज़मेंट करने की भी नीड नहीं पड़ती, और जिसकी वजह से इनकी जो खर्चे हैं वो कम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और मोस्टली एक इसमें डील करते हैं कैश में। नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेज। ये इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है और क्योंकि किस किस वे में मतलब एग्जम्प्ट है, इनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी की, रजिस्ट्रेशन फ़ी की, सो काफ़ी सारे इनको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स। अभी हमने पढ़ा ही अपने मेंबर्स को गुड्स
सस्ते दामों में प्रोवाइड कराते हैं। सो एक चीपर रेट में अच्छी क्वालिटी का गुड्स अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है इसके, डीमेरिट्स क्या है, या यू कैन से डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं और ना कि इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो एक कैपिटल की कमी इसमें रहती ही रहती है। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। एक प्रॉपर मैनेजरियल नॉलेज नहीं होती इनके मेंबर्स को, और वैसे भी वो मेंबर्स होते हैं जिनको सैलरी की इतनी नीड भी नहीं होती। सो एक वो स्किल्स वगैरह की इसमें कमी रहती है, क्योंकि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और फ्री में सारा काम कर रहे हैं। तो एक वो चीज़ रहती ही है कि इसमें कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट या स्किल्स वाला बंदा नहीं आता, क्योंकि अगर स्किल्स वाले बंदे काम करेंगे उनको तो बदले में रेम्यूनरेशन चाहिए। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग एक तरह से एडवांटेज भी है पर एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैश में डील करते हैं, बल्कि क्रेडिट फैसिलिटी एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो एक बिजनेसमैन को आगे पुश करती है, बट ये तो सारी चीज़ें ही कैश में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है इसमें बहुत ज़्यादा। जैसे ही गवर्नमेंट में चेंज होता है तो न्यू गवर्नमेंट अपने मेंबर्स लाती है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट रनिंग ऑन पॉलिटिकल बेसिस रैदर दैन अ बिजनेस लाइक मैनर। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है एक कलेक्टिव एंटरप्राइज है बहुत सारे पर्सन्स का, कि इसमें भी कोई भी मेंबर इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेता इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। सो जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इनको अचीवमेंट नहीं मिल पाती, और ये एक तरह से कोई मोटिवेशन का वे ही नहीं है, तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन रहती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। मोस्टली ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि जो इंडिविजुअल इसके मेंबर्स बनते हैं ये मोस्टली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। सो जो उनका डिज़ायरेबल कंडक्ट होता है वो पब्लिक को नहीं इतना पसंद आता, मतलब पब्लिक का वो भरोसा नहीं बन पाता इन सोसाइटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट्स रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम सेंड करने पड़ते हैं। सो जो इनके सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के वो पब्लिकली ही बन जाते हैं। सो लैक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। ये सोसाइटी एस्टैब्लिश तो होती है बट इनके भी आपस में ना हर किसी का एक सेल्फिश इंटरेस्ट सामने आ जाता है, जिसकी वजह से मेंबर्स के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। सो ये था आपका पूरा चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ये कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को समझ में आया होगा, होप सो। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना मेरे चैनल को L2S Learn to Succeed। थैंक यू फॉर वॉचिंग।